हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन चैप्टर जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं टेक्निकल टर्म्स और कॉमन टर्म्स जो बिजनेस में यूज़ होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. द फर्स्ट टर्म दैट वी हैव इज़ इनवॉइस. सो व्हाट इज़ एन इनवॉइस? इनवॉइस एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम गुड्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं. एंड डिस्क्रिप्शन में क्या क्या देंगे? गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, डिस्काउंट कितना था, यूनिट प्राइस कितना है, नेट प्राइस कितना आ रहा है, पेमेंट किस तरह से होनी है, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, और किस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर हम लोग ये गुड्स सप्लाई कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इनवॉइस. इफ़ यू हैव एवर सीन अ बॉक्स ऑफ मोबाइल यू माइट हैव नोटिस्ड कि उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है. उस स्टिकर के ऊपर कंटेंट्स ऑफ द पैकेज ये लिखा होता है. एंड कंटेंट्स में हमको यूजुअली वहाँ पे वन हैंडसेट, वन सेट ऑफ ईयरफोन्स, वन चार्जर एंड वारंटी कार्ड, ऐसी चीज़ें लिखी होती है. तो इस पर्टिकुलर स्टिकर को हम लोग क्या नाम देते हैं? In commercial terms, it is known as a packing specification. So anything that gives an idea about the particulars of the contents of each package in the consignment is termed as a packing specification. Moving ahead to the next thing, that is certificate of origin. So think एक पर्टिकुलर आइटम है, एक कंट्री के अंदर बन रहा है, दूसरी कंट्री में भी बन रहा है. तो ऐसे केस में जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है या फिर कोई गवर्नमेंट होती है, वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि ये आइटम हमारी कंट्री में इस हद तक बना था. दैट इज़ नथिंग बट द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. सिंपल. नाउ लेट्स से आई एम एन एक्सपोर्टर एंड आई वांट टू एक्सपोर्ट माय गुड्स टू सम एक्स कंट्री. सो ऐसे केस में यूजुअली मैं क्या करने वाली हूँ, अपने जो गुड्स है वो लेके जाऊँगी एक शिपिंग एजेंसी के पास में, जिसके पास में बड़े बड़े वेसल्स होंगे, सो दैट वो मेरे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सके उस कंट्री के अंदर. मैं वहाँ गुड्स लेकर जाती हूँ एंड उस शिपिंग एजेंसी का जो भी एजेंट होगा उसके पास में अपने गुड्स सबमिट करती हूँ. एंड जैसे ही मैंने गुड्स सबमिट किए, वो शिपिंग एजेंसी वाला मुझे एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि मेरे गुड्स किस पोर्ट से शिप हो रहे हैं, मेरे कंसाइनमेंट में कितने पैकेजेस है, इसके अलावा कोई पेजेस है जिनके ऊपर मार्क्स या नंबर्स होंगे. अदर दैन दैट मुझे ये किसको डिलीवर करना है उसका नाम वहाँ लिखा होगा. एग्जैक्टली किस वेसल के थ्रू मेरे गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसकी डिटेल्स होंगे. अगर मैंने फ्रेट पहले से पे कर रखा है तो वो वहाँ पे नोटेड होगा. अगर नहीं किया हुआ है तो फिर रेसिपिएंट के पास से मुझे कितना कलेक्ट करना है वो वहाँ लिखा होगा. राइट. सो ये जो डॉक्यूमेंट उसने इशू किया है, ये जो निगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट अ बिल ऑफ लेडिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. ये जो मेरे पास बिल ऑफ लेडिंग होगा ये मैं दूंगी अपने इम्पोर्टर को. इम्पोर्टर उस बिल ऑफ लेडिंग के अगेंस्ट वो जो गुड्स मैंने यहाँ से भेजे हैं उसके लिए उसे क्लेम करेगा. सो दिस इज़ अबाउट अ निगोशिएबल डॉक्यूमेंट दैट हैज़ टू बी सरेंडर टू द कैरियर फॉर गेटिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. ओके. इन अ सिमिलर मैनर, अगर मैं गुड्स अपने वेसल के थ्रू ना करूँ एंड एयर के थ्रू भेजूँ, तो ऐसे केस में जो डॉक्यूमेंट इशू होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? उसको नाम दिया जाएगा एयर कंसाइनमेंट नोट. सो व्हेनेवर documents that have been issued for any export or import carried out by air, then that document is termed as air consignment note. इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ ट्रांजैक्शन, सबसे पहले कोई ऑर्डर भी तो प्लेस होना चाहिए था. तो ये जो ऑर्डर प्लेस होता है उसके अंदर एग्जैक्टली हम लोग क्या डिटेल्स देते हैं? हम देते हैं हमको कौन से गुड्स चाहिए, कितने प्राइस पर चाहिए, किस तरह से हम लोग पेमेंट करेंगे, हमको डिलीवरी किस तरह से चाहिए, और एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है ना. जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू बायर सेलर को ये डिटेल्स देता है उसे हम इंडेंट कहते हैं. बायर ने अब इंडेंट दे दिया, सेलर के पास वो डॉक्यूमेंट आया और सेलर ने बोला यार इसने तो प्राइस थोड़ा कम बताया है, आई वॉन्ट टू कोट सम अदर प्राइस. सो व्हेनेवर अ सेलर इज़ गिविंग अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर प्राइस, टर्म्स, कंडीशंस जिसके ऊपर सेलर अपने गुड्स सप्लाई करना चाहता है बायर को, वो इशू करता है, देन दैट डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज अ कोटेशन. ओके. नाउ बायर ने दे दिया है इंडेंट, सेलर ने दे दिया है कोटेशन. इसके बाद हुआ होगा निगोशिएशन दोनों के बीच में, एंड फाइनली दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ होगा जिसके अंदर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मलाइज़ किया होगा. इसके अंदर उन्होंने कौन से गुड्स देने हैं, यूनिट प्राइस क्या होगी, डिस्काउंट्स, अदर चार्जेस क्या होंगे, टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या होगी, कुछ अगर ब्रीच हो जाता है तो उसके पीछे क्लॉजेस क्या लगेंगे, एंड पेमेंट किस तरह से होगी, इसके डिटेल्स दिए होंगे एंड फॉर्मलाइज कर दिया होगा कॉन्ट्रैक्ट को. देन दैट इज़ नोन एज एन एक्सेप्टेंस. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कम विद अ रिस्क कि आपके गुड्स दूसरे कंट्री में जा ही रहे हैं एंड आपको पेमेंट भी वापस नहीं आएगी. सो ऐसे केस में जब आपको गारंटी नहीं होती है कि आप
ने जिस इम्पोर्टर को अपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं उसका क्रेडिट वर्दीनेस है भी या नहीं, तो ऐसे केस में लेटर ऑफ क्रेडिट नाम का एक इंस्ट्रूमेंट वरदान बनकर आता है। नाउ लेट्स सी हाउ इट कम्स इनटू पिक्चर। जो एक्सपोर्टर होता है ही आस्क्स फॉर अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इम्पोर्टर। इम्पोर्टर ऐसी कंडीशन में अपने बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा दैट आई वांट अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू बी इशूड टू माय एक्सपोर्टर। बैंक उस केस में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगी टू दी एक्सपोर्टर्स बैंक। एक्सपोर्टर्स बैंक वो लेटर ऑफ क्रेडिट देगी हमारे एक्सपोर्टर को। इस लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ में कुछ कंडीशंस अटैच होती है जिसके कंप्लीट होते से ही जो इम्पोर्टर का बैंक है वो एक्सपोर्टर के बैंक को जो हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस होता है वो इशू कर देता है। दैट मीन्स कि हमारा जो एक्सपोर्टर है उसके अकाउंट में उतने पैसे जमा हो जाते हैं जितना वो लायबल था टू रिसीव। ओके, सो ऐसे केस के अंदर वो कंडीशन सेटिस्फाई होते ही ये पैसा आ जाता है। लेट्स से दी कंडीशन इज़ टू एक्सपोर्ट द गुड्स। जैसे ही गुड्स यहाँ से निकल जाता है इंडिया के बाहर, वैसे ही हमारा एक्सपोर्टर कांटेक्ट करेगा इम्पोर्टर को कि गुड्स मैंने एक्सपोर्ट कर दिए हैं, और जो हमारा इम्पोर्टर है वो अपनी बैंक को बोलेगा टू इशू दी पेमेंट। नाउ वी हैव एन अनदर टर्म नोन एज अ साइड ड्राफ्ट। साइड ड्राफ्ट में क्या होता है, जो हमारा इम्पोर्टर है उसके पास में जैसे ही एक्सपोर्टर ने बिल ऑफ लेडिंग भेज दिया या फिर एयर कंसाइनमेंट नोट भेज दिया बाय वे ऑफ बैंकिंग चैनल, तो ऐसे केस में जो हमारा इम्पोर्टर होगा वो गुड्स की डिलीवरी ले सकता है, और जैसे ही उसने डिलीवरी ले ली इमीडिएटली वो एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है ऑन साइट ऑफ दी गुड्स और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने डिसाइड किया था। सिंपल। नाउ वी कम टू अ न्यू टर्म विच इज़ नोन एज अ डिलीवरी ऑर्डर। डिलीवरी ऑर्डर होता क्या है, तो सोचो कि हमारा जो इम्पोर्टर था उसके पास में बिल ऑफ लेडिंग या एयर कंसाइनमेंट नोट था। उस नोट को लेकर वो पोर्ट पे या तो खुद गया है या फिर अपने एजेंट को भेजा है, और उसने वो बिल ऑफ लेडिंग या एयर कंसाइनमेंट नोट वहाँ पे सबमिट कर दिया। इसके अगेंस्ट उसको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा विच इज़ नोन एज डिलीवरी ऑर्डर। इसके अगेंस्ट ही हमको जो हमारे गुड्स है वो मिल जाएंगे, दैट इज़ इट इज़ अ डायरेक्शन टू डिलीवर द गुड्स। नाउ जब गुड्स पोर्ट पर आए हैं और अनलोड हो गए हैं तो उनको काउंटिंग भी तो होनी चाहिए ना, क्वांटिटी बराबर है या नहीं चेक करने के लिए। सो जैसे ही ये क्वांटिटी हम लोग चेक कर लेते हैं तो एक रिसीट दी जाती है बाय द फर्स्ट मेट और फर्स्ट ऑफिसर। दिस डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज अ मेट्स रिसीट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ रिटायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो जो हमारा एक्सपोर्टर होता है इसके पास में इनवॉइस होती है, पैकिंग स्पेसिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, इवन बिल ऑफ लेडिंग एयर कंसाइनमेंट नोट भी हमारे एक्सपोर्टर के पास होती है। तो ये इम्पोर्टर के पास कैसे आती है, बाय वे ऑफ अ बैंकर। और ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नाउ जो हमारे निगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सच एज बिल ऑफ लेडिंग, ओरिजिनल इनवॉइस, ये सब चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए टाइम लगता है। तो ऐसे केस के अंदर क्लियरेंस कैसे होगा ना इम्पोर्टर के पास से। सो इन सिचुएशंस के लिए एक टर्म यहाँ पर आया हुआ है दैट इज़ नोन एज नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ओरिजिनल देने की ज़रूरत नहीं होती, वी कैन इवन सबमिट द कॉपीज़ एंड कंसाइनिंग कोऑर्डिनेट्स के बेसिस के ऊपर इसका ऑथेंटिकेशन हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। कभी कभी जो हमारा वेसल होता है ना उसको बर्थ नहीं मिलती है हार्बर पे, दैट इज़ पोर्ट के ऊपर। तो ऐसे केस में उनके ऊपर जो गुड्स होते हैं उन गुड्स को हम लोग बाय वे ऑफ बोट्स और लाइटर्स शिप के थ्रू शोर पे लेकर आते हैं, एंड इस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को हम बोट या लाइटरेज चार्ज ऐसे बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज़ अ कस्टम्स ब्रोकर। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर खाली बैठे हुए इंसान तो है नहीं कि वो अपना जब मन में आए तब पोर्ट पे आ गए, टाइम दे दिया और कई सारी एक्टिविटीज़ करते बैठे। क्योंकि पोर्ट पे सिर्फ पोर्ट का काम नहीं होता है ना, हमको इंश्योरेंस भी संभालना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कि एजेंट सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड एक्सपर्टीज़ भी होना उतना ही ज़रूरी होता है। अब इतनी मगजमारी इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर खुद थोड़ी करेगा, वो क्या करेगा, एक ब्रोकर रख लेगा, और इसी ब्रोकर को हम बोलेंगे एक कस्टम्स ब्रोकर। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो हमको ओवरऑल हर रिस्क को कंसिडर करना होता है। लेट्स से जो मेरे गुड्स जिस वेसल के थ्रू निकले वो वेसल डूब गया, या फिर आंधी आ गई जिसके अंदर मेरे गुड्स ख़राब हो गए, या फिर चोरी हो गए, या फिर शिप के अंदर आग लग गई थी। नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि मेरे गुड्स एयरप्लेन से आ रहे थे और वो प्लेन क्रैश हो गया, गुड्स तो चले गए हाथ से। ऐसा भी पॉसिबल है कि जिस कंट्री के साथ मैंने वो एग्रीमेंट किया था और जो कंट्री मुझे गुड्स एक्सपोर्ट कर रही थी और मैं जिस कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर रही थी उसके साथ में वॉर हो गया, और ऐसे केस में वो गुड्स सीज हो गए।
ऐसी सिचुएशन में हमारा जो इम्पोर्टर होगा वो तो यही बोलेगा, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, बिकॉज पैसा तो गया ही और गुड्स भी चले गए। तो यहाँ पे इम्पोर्टर को बचाने आएगा कौन? इंश्योरेंस कंपनी आएगी। सो इंश्योरेंस कवर इज़ मैंडेटरी व्हेन यू ट्रेड इंटरनेशनली। इट इज़ पॉसिबल कि आपने मराइन रिस्क इंश्योरेंस ले रखा हो, वॉर रिस्क इंश्योरेंस ले रखा हो, या फिर जनरल इंश्योरेंस ले रखा हो। जनरल कवर इज़ मैंडेटरी. Now we move to another part of the chapter, that is technical terms relating to value in the course of import or export, international commercial terms. The first term that we have is ex factory price. Ex factory price क्या होता है? जो हमारा एक्सपोर्टर होता है उसके लिए प्राइस ऑफ गुड्स जो होंगे दैट इज एक्स फैक्ट्री प्राइस. यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ फ्रेट नहीं लेने वाले. यहाँ हम लोग कंसिडर करेंगे सिर्फ हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरर का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. सो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है फॉर एक्स फैक्ट्री प्राइस? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. सिंपल. Now as we move ahead towards FAS, that is free alongside. ये exactly term होता क्या है? FAS is nothing but the cost जिसके ऊपर हमारे जो गुड्स है शिपमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं. इसके अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे हर वो कॉस्ट जो एक एक्सपोर्टर ने इनकर की है टू पुट दोज गुड्स रेडी फॉर शिपमेंट, दैट इज लोकल फ्रेट, लोकल टैक्सेस एंड एक्स फैक्ट्री प्राइसेस. Now we move ahead to FOB, that is free on board. Free on board exactly होता क्या है? जैसे ही हमारे गुड्स वेसल के अंदर चले जाते हैं ना, वो टाइम पे उनका जो कॉस्ट रहेगा दैट इज़ नोन एज द FOB वैल्यू ऑफ द गुड्स. सो यहाँ पर FOB वैल्यू क्या रहेगी? यही हमारी जो पहले प्राइस थी दैट इज़ FAS प्लस लोडिंग चार्जेस एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी या सेस. ये जैसे ही मिल जाते हैं दैट इज़ नोन एज द फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ द गुड्स. नाउ द लास्ट टर्म दैट वी हैव इज CIF. CIF का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट. जो मेरा कॉस्ट था उसके अंदर जब मैं इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड कर दूंगी देन दैट विल बी माई CIF वैल्यू. इन शॉर्ट, जब मेरे गुड्स इंडियन पोर्ट पर आ जाएंगे उस समय उनका जो कॉस्ट रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द CIF वैल्यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you like the video then do share it and subscribe to my channel. Thank you.